राजस्थान में कहां कहां वक्फ जायदाद डेवलप हुई हैं, कहां कहां खुर्द-बुर्द हुई हैं, किसने वक्फ में घोटाले किए हैं, किसने वक्फ का भला किया है, इसी के लिए हम ये जो वक्फ जायदाद सीरीज चला रहे हैं थार न्यूज इकरा पत्रिका पर, जिसको आप देखते आ रहे हैं जो सीरियल वाइज। आज हम जो तारीखी शहर है टोंक, जो नवाबी शहर रहा है, उस शहर की जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। नवाब अमीर खान साहब ने, जैसा कि हमने एपिसोड में बताया है पहले भी, नवाब अमीर खान साहब ने इस रियासत की स्थापना की थी। एक कदीमी रियासत और शहर ये टोंक है। इसी की जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद। इसके सामने हम जो वक्फ जायदाद के जो मुद्दे हैं, इसको शूट करने के लिए, एपिसोड बनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज जो हम यहाँ जो बात करेंगे वो टोंक की जो वक्फ जायदाद हैं उससे मुताल्लिक करने के लिए आए हैं। पहले के हमारे जो सीरीज हैं वो आपने क्रमवाइज देखे होंगे और प्ले लिस्ट में जाकर के आप पुराने और भी देख सकते हो, और नए जो आएंगे वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो। सबके लिंक और प्ले लिस्ट के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो वकील साहब हैं, जो सदर हैं शाही जामा मस्जिद के, शराफत अली खान साहब, तो आप बताइए कि आपके टोंक में ये जो शाही जामा मस्जिद है, इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री बताइए कि अब कब और किसने बनाई थी। सर ये 1817 के अंदर नवाब मीर खान ने बनवाई थी, इसकी नींव रखी थी, और उसके बाद ये कंटिन्यू नवाब जो हुए उसको तामीर कराते रहे, और इब्राहिम अली खान के टाइम में ये कंप्लीट हुई। अब इसके अंदर, इस जामा मस्जिद के अंदर खास चीजें ऐसी क्या हैं बनी हुई जो दूसरी मस्जिद से, दूसरे इदारों से इसको अलग करती हैं, कि हर चीज के अंदर तामीर में कुछ न कुछ कोई खास चीज होती है। आप यहाँ के सदर हैं, तो खास चीज इसमें क्या है जो उन लोगों ने बनाई थी दूसरी मस्जिदों से अलग है? इसमें मस्जिद के अंदर तमाम जो काम है गोल्ड का हुआ हुआ है, और किसी मस्जिद में इतना काम गोल्ड का हुआ नहीं है। और इसके जो मीनार हैं काफ़ी बड़े चौड़े हैं, जिसमें आदमी आराम से ऊपर जाके पूरे टोंक को देख सकता है, और बिल्कुल हवा महल की तरह है। और ऐसी मस्जिद मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है जो हमारे टोंक के अंदर जो मस्जिद है। अच्छा, इसके अंदर दुकानें वगैरह इसकी या और कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मस्जिद की कितनी हैं? इसकी खाली दुकानें हैं, कोई प्रॉपर्टी तो अभी इससे अटैच है नहीं। और दुकानों का बाकायदा शुक्र है अल्लाह का किराया आता रहता है। जो नहीं दे रहे हैं किराया, उनका हमने वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर दावा कर दिया, वो चल रहा है, पेंडिंग है। कोई इस मस्जिद की जायदाद यानी आप करेंगे, और तो कोई इसकी जायदाद है नहीं, ये दुकानें ही हैं। कहीं किसी ने अतिक्रमण कर रखा हो, कब्जा कर रखा हो, किराया नहीं दे रहे हो, या कोई झगड़े टंटे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में चल रहे हो, आप कैसे हैं? कोई इसके अंदर साहब कोई अतिक्रमण तो कोई है नहीं किसी का भी। बाकी जो किराया नहीं दे रहे हैं, हमने ट्रिब्यूनल के अंदर दावा पेश कर दिया, तो चल रहे हैं, पेंडिंग है। कितने हैं? 5-4? 5-6 के करीब है। टोटल दुकान कितनी है? टोटल दुकान देखा जाए तो, अगर दुकान को देखा जाए तो 50 या 52 के करीब दुकान है। दुकान का मंथली एवरेज अंदाजे से कितना किराया आता होगा? उनका मंथली एवरेज करीब करीब 1 लाख के करीब किराया था। तो उसमें मस्जिद के अंदर काम चल जाता है या कोई कमी बेशी रहती है? उसमें जो है मस्जिद की जितनी भी सैलरी वगैरह है ये निकल जाता है, कुछ करता है। जरूरत पड़ती है जो भी काम कराने की, तो उसका हम थोड़ा चंदा कर लेते हैं टोंक के वालों की तरफ से, तो चंदे से हम काम अपना चला लेते हैं। तो वकील साहब आप ये बताइए, टोंक की जो शहर की जो वक्फ जायदाद है, इनके डेवलपमेंट के मामले में ये जो खुर्द-बुर्द हुई है, जो हर जगह खुर्द-बुर्द हुई है तो टोंक में भी हुई है, हर जगह कब्जे हुए हैं तो टोंक में भी हुए हैं, कोई अछूती बात नहीं है। तो टोंक के अंदर वक्फ जायदाद जो हैं उनसे मुतालिक आप कहाँ तक मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि यहाँ जायदाद हैं, खुर्द-बुर्द नहीं हुई हैं, या उनके कब्जे हटाने की कोशिश हुई है, या वो डेवलप हुई हैं, या लोगों ने जद्दोजहद की है वो एक मुकम्मल रही है, लोगों ने अच्छा स्ट्रगल भी इन चीज़ों के लिए किया है? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी पर बहुत सारी प्रॉपर्टी पर लोगों के कब्जे हैं, और काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन उससे कब्जे नहीं हटे गए। कुछ मुकदमात भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग उठे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बस मैं इसमें तेज बता सकता हूँ। अच्छा, ये जो कब्जे जिन लोगों के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हर जगह हम जाते हैं तो ज़्यादातर कब्जे, अतिक्रमण, किराया नहीं देना, ये शिकायतें हमारी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा मिलती है। तो ये जो लोगों से आपस में बैठ करके कोई तय पाई हो जाए कि भाई तुम छोटे बाप के बन जाओ, ये अल्लाह की मिल्कियत हैं, ये कौम की मिल्कियत हैं, इन कोर्ट कचहरी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो इश्यू होता है ना, किराएदार का होता है। किराएदार जो है किराया टाइम पे देता, चढ़ जाता है किराया। हम लोग हाथ पांव जोड़ लेते हैं, अरे भैया जमा करा दो, जमा करा दो, सब वाला काम है, बरकत देगा, तब भी नहीं समझते, फिर हमें दावा करना पड़ता है। तो यहाँ इसमें क्या है, इसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए कोई किराया नहीं देता है तो एक एज ए ट्रेसपासर माना जाता है, और हम उसको एज ए ट्रेसपासर मानते ही जो यहाँ दावा करते हैं। आप जब सदर बने थे तब किराया कितना आता था मंथली? अभी आप 1 लाख के करीब बता रहे हैं, पहले कितना किराया जब मैं सदर बना था उस टाइम में ख्याल से करीब 70,000 रुपये के करीब किराया था। आपके दौर में 30,000 करीब बढ़ गया? जी 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 हाँ। तो हसीन साहब, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप यहाँ की जो वक्फ जायदाद है, जैसा सवाल इनसे पूछा,
कहाँ तक मुतमईन हैं कि यहाँ की जायदाद जो बचाने की कोशिश हुई है, वे पुरखों ने जायदाद यहाँ जो बनाई है, क्योंकि टोंक एक नवाबी मुस्लिम रियासत रहा है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोगों ने, जो फौज में थे, जो सिविल अफसर थे, सब ने, नवाब साहब ने, इनके खानदान के, इनके बेगमों ने अलग अलग जायदाद दी हैं। तो इनसे जो बचाने के मामले में, डेवलपमेंट करने के मामले में आप कहाँ तक मुतमईन हैं कि टोंक में ऐसा काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो फारूक भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप टोंक आए और वक्फ जायदाद के लिए जो आप काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप टोंक आए। रही बात दूसरी, आपने कहा कि वक्फ जायदाद का क्या क्या इशू और मसले चल रहे हैं टोंक के अंदर, तो यहाँ पर हमारे जो मुख्यतः जो है 4 प्रॉपर्टीज़ पे ट्रिब्यूनल के अंदर पिछले काफ़ी समय से मामले लंबित हैं, जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर एक तो है लेडीज़ कटला, दूसरा है अपना सबील शाह की चौकी, तीसरी प्रॉपर्टीज़ है आपकी टोटी वाले कुआं कहलाता है। मैं आपको अभी वहाँ पर लेकर के चलूँगा, आप वीडियो बनाइए, वहाँ का इंटरव्यू लीजिए। ना तो उन लोगों से पिछले 8-9 साल से कोई किराया लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है तो कौन ले रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। वक्फ बोर्ड सदर कमेटी, ये जो तीनों जायदाद आपने बताई हैं, जी सर, तो ये क्या उनकी अलग कमेटियां हैं या जिला वक्फ कमेटी के अंडर में हैं या वक्फ बोर्ड ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखी है? ये सब वक्फ जायदादें हैं, वक्फुल अल्लाह है। अभी उनकी जिम्मेदारी किसकी है? उन पे जिम्मेदार अभी कोई पता नहीं चल रहा कि उनका जिम्मेदार कौन है, उनका किराया कौन ले रहा है, उसको कौन चला रहा है। लेकिन उन जायदादों का सबलेक्ट की जा रही है, उन जायदादों को हाल में, जबकि उनका केस ट्रिब्यूनल के अंदर है। ऐसे जो सबलेट की बात आई, वकील साहब थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। सबलेट का मुद्दा हर जगह होता है। जयपुर में हमने सुना कि 1-2-2.5 हज़ार की दुकान है और 55,000 में दे रखी है, तो क्या ऐसे मामले यहाँ टोंक में भी हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भी है सर। देखिए, अभी एक ताज़ा मसला, अभी हम आपका वेट कर रहे थे, यहाँ पर ये एक होटल है चाय की, देखिए आप पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बंदा जो अपनी चाय की होटल चलाता है, इसने 3,000 रुपये में किसी व्यक्ति से ले रखी है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर 1,200 रुपया जमा करा रहे हैं। ये सदर साहब मौजूद हैं, आप इनसे सवाल करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये हसीन भाई बता रहे हैं कि हाँ, एक जो भाई अभी आए हैं, लेकिन गरीब आदमी हैं, बोलने की ऑन रिकॉर्ड हैसियत भी नहीं होती है, आदमी कमजोर होता है, कमजोर को कोई भी दबा लेता है। हमने कोशिश की उनसे, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे कि वो 3,000 रुपये महीना देते हैं। चाय की छोटी मोटी कोई दुकान पीछे खोल रखी है, और जाहिर सी बात है कितनी आमदनी होती होगी सबको मालूम है, लेकिन वो देते 3,000 हैं, लेकिन आपको यानी मस्जिद को 1,200 रुपये मिलते हैं। साहब, मेरी नॉलेज में ऐसा है नहीं, और अगर है बता रहे हैं आया नॉलेज में, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे उसको। अगर कोई करता है ऐसा तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। अच्छा, अब ये जो आपने जो 3 प्रॉपर्टी गिनाई, जो लेडीज कटला और कौन सा कुआ, ये छोटी वाला कुआं है, ये जो जायदाद हैं, इनके मामले में आपने कहा कि सबलेट या किराया किसके पास आ रहा है? कहीं वक्फ बोर्ड में कोई शिकायत करी आपने? है सर, वक्फ बोर्ड में केसेस चल रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड राजस्थान के अंदर खानोगा बुधवाली जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, हमने उनसे कई बार जाकर के एप्लीकेशन दे करके इस जायदाद के बारे में हमने मालूमात करना चाहिए, तो वो ये कहते हैं आप जाओ टोंक सदर कमेटी से बात करो। जब हम यहाँ टोंक सदर कमेटी की, जो अभी मतीन मिर्जा यहाँ बैठे हुए हैं वर्तमान में, उनसे जब हम इस संबंध में बातचीत करना चाहते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के पास जाओ। तो हमें क्या है कि एक धोखे में रख रखा है। जब आप वक्फ बोर्ड भी गए, वहां से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लोकल कमेटी से भी नहीं मिला, तो ये जो वक्फ बोर्ड में सीओ भी हैं, वक्फ बोर्ड में और मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो ये लोग कभी दौरे पे आए इन जायदाद को देखने के लिए कि भाई इन जायदाद का क्या हाल है? नहीं आए सर, हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अभी सीओ साहब अबू सुफियान साहब बैठे हैं, हमने उनको भी कई बार कॉल किया कि आप एक बार आए। खानोगा बुधवाली जी खुद को, उनको होश नहीं है कि टोंक के अंदर इस तरीके से जो घोटाले हुए हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर, उसकी एक बार भी कोई, अगर वो आकर के यहाँ देखते, जांच करवाते सही स्पष्ट रूप से, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अभी एक सियासी तौर पे बात ये है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, हर शहर में हो रही हैं जायदाद खुर्द-बुर्द, मकामी जो जिम्मेदार होते हैं हर शहर में, जो सुलझे हुए लोग होते हैं, कभी आप लोगों ने 150 लोगों को बैठा करके कि इन मसलों का हल निकालने की कोई मीटिंग, लोगों से राब्ता किया हो, बैठे हों? सर, इस संबंध में हमारी कई लोगों से बातचीत भी हुई थी, लेकिन अभी नए सिरे से इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जिन लोगों ने अगेंस्ट केस किया था, जो उस जमाने के जो सदर थे, जिनके कार्यकाल में ये घोटाले हुए, उनके ऊपर ट्रिब्यूनल के अंदर केस दायर हुए, लेकिन इनका क्या समझौता हुआ, क्या पेक्ट हुआ इनका आपस के अंदर, जिन्होंने इनके ऊपर मुकदमे करे थे, वो इनका कुछ ऐसा पेक्ट हुआ कि उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया, नहीं तो सजा तो तभी हो जाती सर इनके ऊपर। यहाँ से विधायक हैं, राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, एक बड़ी फैमिली से हैं, कद्दावर आदमी हैं, उनका इन वक्फ जायदाद और इन लोगों जो जुड़े हुए हैं वक्फ को बचाने वाले या वक्फ के सदर सेक्रेटरी जो भी हैं वक्फ कमेटियों में, इन लोगों के प्रति कितना स्नेह,
रिस्पॉन्स, हमदर्दी रहती है कि वो कभी बैठे हों लोगों को लेकर के कि क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये वक्त जायदाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने कौम के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उन लोगों से भी मिले हुए इसका हैं। मतलब सबसे जो बुराई की जड़ हैं वो हम खुद हैं। बिल्कुल पर्सनल अपनी। अगर हम सही काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए दूसरा भी क्यों करेगा? क्यों करेगा सर? जब अपने ही लोग इस वक्त जायदाद में घोटाले करेंगे तो अब बताइए अपनी मदद करने को कौन आए? लेकिन उसके बावजूद सर मैंने सीओ साहब को 3 बार फोन किया, वो खानों का बुधवाली जी से मैं खुद मिल के आया। अभी कार्यकाल भी लगता है मुझे अभी समाप्त होने वाला। एक बड़ी बात जो हमने पहले के एपिसोड में भी कही है कि वक्फ बोर्ड में सीईओ होते हैं, एक वरिष्ठ आरएस अधिकारी होते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है। वो सैलरी उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से, यानी वक्फ जायदाद का जो 7% जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे राजस्थान से, उसी में से वो बड़ी सैलरी उनको, फैसिलिटी, गाड़ी वगैरह सब मिलती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जायदाद में जाएं, वो दौरे करें, क्योंकि वो एक सीनियर आरएस अफसर होते हैं। लोकल एसडीएम से, तहसीलदार से, डिप्टी से, थानेदार से इनसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई सुधार भी होगा। तो सीईओ हैं, वो कहीं जाते नहीं है, शिकायत सब जगह मिल रही है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अभी जो वक्फ एक्ट 95 है जो 2013 में संशोधित हो गया, उसी से सारे काम चल रहे हैं। और ये भी सबके सामने है कि जायदाद खुर्द-बुर्द हुई है, सबलेट हुई है, और ट्रिब्यूनल में या बोर्ड में सब जगह कोई ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई है, और फैसले जो हुए हैं तो वक्फ जायदाद उसमें बच भी नहीं पाई है। तो अभी जो नया एक्ट जो सरकार ने बनाया है 2025 का, तो ये जो एक्ट बना है तो पहले वाले में नहीं हुई, इसमें होगी नहीं होंगी, उसके बारे में क्या करेंगे हम? माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल 2024 जो आया है ना, ये ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है जो वक्फ जायदादों पे अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को अपना बाप का माल समझ के बैठे हुए हैं, और उन यतीम, बेवा और बेसहारा औरतें, बच्चे, जिनके बच्चे जो है आज मजदूरी करने को मोहताज, जिसकी 97 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो, जिस वक्फ बोर्ड के हिंदुस्तान के अंदर आज उनके बच्चे ठेला चला रहे हैं। आप जो नया वक्फ एक्ट है उससे आप पूरी तरह मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा है। इसमें उन गरीब, यतीम, बेवा, बेसहारा औरतों को उस पैसे से, उस इनकम से आय जो बढ़ेगी, वही अमेंडमेंट बिल जब लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से देश के अंदर, तो इन यतीम, बेवा, बेसहारा औरत, मर्द, बच्चों को, इनको सबको मदद मिलेगी साहब। हर शहर में मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे, मुस्लिम रहनुमा पूरे मुल्क में इस एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए साहब, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ जायदादों पे कब्जे कर रखे हैं। अरे तो ऐसे नहीं हो सकता। अजी साहब, उनको भड़काया जा रहा है, वो ना समझ मुसलमानों को भीड़ इकट्ठी करके, उनको बरगला करके, ये भय दिखा करके कि आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को जानता हूँ, 30-40 साल से लगातार किराए में रहते हैं जी, और मुस्लिम तंजीमों, इदारों में काम करते हैं। उन लोगों ने खुल करके इस एक्ट का विरोध किया है। कहीं उनके बाप दादा के पास कोई वक्फ जायदाद नहीं है, कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचारे अपने, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध तो मोदी जी की हर योजना का हुआ है। धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध हुआ था। आज धारा 3 मामला है, वक्फ का मामला। वक्फ के बारे आ रहा हूं मैं आपको। हर जो भी अच्छी जो कानून बनाती है ना देश की सरकार, सबके हित में होता है वो। अब ये जो कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए ना सर, इसमें ये एक इन्हीं लोगों के ऊपर बनाया गया है जो भू माफिया हैं, वक्फ जायदादों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जो इसके अंदर एक जो मुद्दा है वक्फ बाय यूजर का, तो जो मस्जिद, जो मदरसे, जो मुसाफिर खाने, जो भी जो वक्फ जायदाद हैं, जो मजारें, खानकाएं, ईदगाहें, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो बरसों से, सदियों से चली आ रही हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से वक्फ चल रही हैं। तो इसमें यह है कि वो ये लागू हो जाएगा तो वो हट जाएंगी। तो ऐसी मस्जिदें, ऐसी ईदगाहें, मजारें, दरगाहें हर शहर में हैं जिनका रिकॉर्ड पुराना मिलना मुश्किल है। तो फिर आप इसकी हिमायत कैसे कर रहे हैं जब वो वक्फ जायदाद रह ही नहीं पाएंगे? देखिए सर, अभी मौजूदा जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें वक्फ जो पिछली सरकार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये तो उनका दायित्व बनता है कि जो ऐसे मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कोई कमी है तो वो आपने पूरे करवाएं ना। अगर कोई कमी लगती है तो उन डॉक्यूमेंट्सों को पूरे करवाएं समय रहते। टोंक के अंदर वक्फ जायदाद से मुतालिक कोई भला काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, टोंक में वक्फ से मुतालिक कोई भला काम नहीं हुआ है। जो भले काम ये बताते हैं पूर्व वक्फ बोर्ड सदर टोंक कमेटी के,
उसमें घोटाला हुआ है और बहुत तगड़ा घोटाला है सर। मैं आपको अभी लेके चलूंगा उन चारों जायदादों के ऊपर, आप चलिए मेरे साथ। हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, वो दुकानें, वो प्रॉपर्टीज, वो कटला, हम आपको अभी लेके चलेंगे सर। आप देखिए। आप वकील साहब, आप तो कानून के जानकार हैं। हसीन भाई, वक्फ अमेंडमेंट बिल है या 2025 नया कानून है, तो इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं कि इसको लागू होने से जायदाद बचेंगी, अतिक्रमी हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया है वो वक्फ के हित में बनाया है। आप तो कानून के जानकार हैं, कहाँ तक इस बात से मुतमईन है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कांग्रेस में हूँ ना मैं बीजेपी में हूँ। जो कानून बना है ये वक्फ प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए बना है। और आप बता दूंगा आपको, देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 से पहले के 1280, 1284 या 1100 बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो 50 साल पहले, 100 साल पहले हो गई। उनके आप डॉक्यूमेंट कहाँ से कलेक्ट करेंगे? नवाब साहब ने चिट्ठी लिखी, वक्फ हो गई प्रॉपर्टी, मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, अब उसके डॉक्यूमेंट आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो नवाब साहब मालिक थे प्रॉपर्टी के, पूरी के, बना गए, दे गए। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस नए एक्ट के अंदर कलेक्टर को सर्वे बना दिया। कलेक्टर जांच करेगा कि साहब ये प्रॉपर्टी की वक्फ की है या नहीं है, वक्फ करने वाला इसका मालिक था या नहीं था। 3 महीने का उसका टाइम होगा। एक बात बताइए, गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है कलेक्टर, क्या वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा? नहीं जाएगा। गई आपकी प्रॉपर्टी, उसने लिख दिया साहब नहीं प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, खत्म आपके वक्फ की प्रॉपर्टी। दूसरा बात कहना चाहूंगा, ये वक्फ एक्ट से देश को कौन सा फायदा हो रहा है? वो काम करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे देश को फायदा हो। इस एक्ट से वक्फ जायदाद को नुकसान होगा? 101% नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। हसीन साहब कह रहे हैं फायदा होगा, वकील साहब जो सदर हैं जामा मस्जिद के कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट से नुकसान होगा। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी 1995 का कानून 2013 में संशोधित है, वो लागू है। तारीखी शाही जामा मस्जिद है, टोंक एक नवाबी रियासत रहा है। वहाँ खड़े होकर के हम दावे से कह रहे हैं कि पुराने एक्ट में भी जो बड़ी जायदाद हैं खुर्द-बुर्द हुई हैं। नए का क्या होगा, लागू होगा तब मालूम होगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है कि हवा में कर रहे हैं, विद एविडेंस, विद दलील से कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं मिल्लत की खिदमत के लिए, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें खामियां हैं तभी कर रहे हैं। और खामियां के ऊपर हमने भी कई एपिसोड बनाए हैं नए एक्ट के ऊपर। लेकिन फिर वही बात कि इतनी जायदाद होने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है हुकूमत की तरफ देखती है, एमएलए और एमपी और अफसरों की तरफ देखती है हमारा भला नहीं हो। ये जायदाद डेवलप हो जाए हर शहर में, तो हर शहर के तमाम मसले हैं सुलझ जाएं। तो यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के तमाम मसले सुलझ जाएं, लोगों को रोटी और रोजगार लग जाएं। इतनी वक्त जायदाद इनको डेवलप करके फैक्ट्रियां भी लगाई जा सकती हैं। सबसे बड़ा मसला कि गरीब मुस्लिम इंटेलिजेंट बच्चा बच्ची है, उसको फीस की तरफ देखना नहीं पड़े, उसको हॉस्टल की तरफ देखना नहीं पड़े, उसको कोचिंग की तरफ देखना नहीं पड़े। इसी पैसे से वो तैयारी करके अच्छा अफसर और सरकारी कर्मचारी बन सकता है। लेकिन करे कौन? वक्फ बोर्ड में मुसलमान, कमेटियों में मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान और हमारे रहनुमा वो भी मुसलमान। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो मामला ये है कि अवाम के अंदर एक बेदारी आए, जो एक्ट के मामले में आई है कि जो वक्फ एक्ट का विरोध करने के लिए जो अवाम और रहनुमा बेदार हुए हैं, वैसे ही रहनुमा और अवाम हैं वक्फ जायदाद पे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, वक्फ जायदाद को जो खुर्द-बुर्द कर रहा है, वक्फ जायदाद को जो नुकसान कर रहा है, उसके भी खिलाफ उसी बाबुलंद आवाज में आवाज लगाएं, मिल्लत को इकट्ठा करें ताकि ये जायदाद हैं ये महफूज हों और अतिक्रमण हटे और डेवलप हों, ताकि बेवाओं का, यतीमों का और जो पढ़ने वाले बच्चे बच्ची हैं सबका हक अदा हो और लोग तरक्की करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।